आज का हमारा टॉपिक है दीर्घकाल में उत्पादन फलन, जो कि हम डिस्कस कर रहे थे लास्ट 2 लेक्चर से। उसी में आज आगे का हमारा पॉइंट है पैमाने के प्रतिफल, रिटर्न्स टू स्केल। तो सबसे पहले हम इसका मीनिंग डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पैमाने के प्रतिफल। तो उत्पादन के सभी साधनों में समान अनुपात में परिवर्तन करने से उत्पादन में जो परिवर्तन होता है उन्हें पैमाने के प्रतिफल के नाम से जाना जाता है। उत्पादन के सभी साधनों में परिवर्तन केवल दीर्घकाल में ही संभव होता है, अतः पैमाने के प्रतिफल का संबंध दीर्घकालीन उत्पादन फलन से होता है। पैमाने के प्रतिफल 3 प्रकार के होते हैं। पहला, उत्पादनों के साधनों में जिस अनुपात में परिवर्तन किया जाता है उससे अधिक अनुपात में उत्पादन में वृद्धि होती है तो इसे पैमाने के बढ़ते प्रतिफल के नाम से पुकारते हैं। दूसरा, उत्पादन के साधनों में जिस अनुपात में परिवर्तन किया जाए उसी अनुपात में उत्पादन में परिवर्तन हो जाए तो ये पैमाने का स्थिर प्रतिफल कहलाता है। तीसरा, उत्पादन के साधनों में जिस अनुपात में वृद्धि की जाती है उससे कम अनुपात में उत्पादन में वृद्धि होती है तो यह पैमाने का घटता प्रतिफल कहलाता है। तो पहले हम डिस्कस करते हैं पैमाने के बढ़ते प्रतिफल के बारे में कि जब किसी विस्तार पथ पर उत्पादन में समान वृद्धि बताने वाली समुत्पत्ति वक्रों के मध्य दूरी कम होती चली जाती है तो यह पैमाने के बढ़ते प्रतिफल की स्थिति होती है। यह हमें बताती है कि उत्पादन में समान अनुपात में वृद्धि करने के लिए साधनों में इससे कम अनुपात में वृद्धि करनी होती है। जैसे यहाँ हमने एक रेखा चित्र द्वारा भी स्पष्ट किया हुआ है, और रेखा चित्र में हमारे एक OR विस्तार मार्ग को बताने के लिए एक रेखा खींची गई है। उत्पादन में समान वृद्धियाँ अर्थात 5, 10, 15, 20 इकाइयों को प्रकट करने वाली समुत्पत्ति वक्र रेखाएं इस विस्तार पथ को टुकड़ों में बांट देती है। हम विस्तार पथ पर जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं क्रमिक समुत्पत्ति वक्र में अंतर अथवा दूरी घटती जाती है, और ऐसा इसलिए होता है कि जब फर्म पैमाने का विस्तार करती है तो उसे अनेक प्रकार की मितव्ययता प्राप्त होती है, जिससे उत्पादन में समान वृद्धि के लिए श्रम पूंजी की कम मात्रा में वृद्धि की आवश्यकता होती है। दूसरा पॉइंट है हमारा पैमाने के स्थिर प्रतिफल। यदि विस्तार पथ पर विभिन्न समुत्पत्ति वक्र जो उत्पादन में समान वृद्धि को दर्शाते हैं के मध्य समान दूरी रहती है तो यह स्थिति पैमाने के स्थिर प्रतिफल की स्थिति होती है। और इसमें डायग्राम हमने शो किया हुआ है, इसमें 3 रेखाएं हमने सीधी रेखाएं मूल बिंदु से OR, OP और OQ खींची गई है। इन रेखाओं पर विभिन्न सम उत्पत्ति वक्र जो उत्पादन की 5, 10, 15, 20 इकाइयों को व्यक्त करती है के बीच समान दूरी है। विभिन्न सम उत्पत्ति वक्रों के मध्य ये समान दूरी ये प्रकट करती है कि साधनों में जिस अनुपात में वृद्धि की जाती है उसी अनुपात में उत्पादन में वृद्धि होती है, अतः ये पैमाने के स्थिर प्रतिफल की स्थिति होती है। पैमाने के स्थिर प्रतिफल की स्थिति उस समय लागू होती है जब उत्पत्ति का पैमाना बढ़ाने पर साधनों के प्रयोग की कुशलता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, अतः जिस अनुपात में साधन बढ़ाए जाते हैं उसी अनुपात में उत्पादन में वृद्धि होती है। पैमाने का स्थिर प्रतिफल उन फर्मों को प्राप्त होता है जो ऐसे उद्योगों में कार्य करती है जिनमें साधनों के विशिष्टीकरण के लाभ या तो कम प्राप्त होते हैं या लाभों को उत्पादन के विभिन्न स्तरों तक ही प्राप्त किया जा सकता है। तीसरा आता है हमारे पैमाने के घटते प्रतिफल। जब किसी विस्तार पथ पर स्थित समान उत्पादन में वृद्धि बताने वाली सम उत्पत्ति वक्रों के बीच की दूरी बढ़ती जाती है तो पैमाने के घटते प्रतिफल की स्थिति स्पष्ट होती है, जो कि हमारे रेखा चित्र से स्पष्ट है यहाँ। और पैमाने के घटते प्रतिफल का नियम उस समय लागू होता है जब फर्म को बड़े पैमाने के उत्पादन की प्राप्त होने वाली बचतें अथवा मितव्ययता समाप्त हो जाती है तथा बड़े पैमाने के उत्पादन में प्रबंध की कठिनाइयाँ उत्पन्न होने से अमितव्ययताएँ प्राप्त होने लगती हैं। बड़े पैमाने के उत्पादन की अनियमितताएँ उस समय उत्पन्न होती है जब फर्म का आकार इतना बड़ा हो जाए कि उसका प्रबंध करना कठिन हो, फर्म के विभिन्न विभागों में समन्वय ना रहे तथा निर्णयों के लेने तथा लागू करने में देरी हो। अब आता है हमारे कि जो पैमाने का घटते प्रतिफल है उसके लागू होने के क्या कारण है। तो पहला कारण है प्रबंध की जटिलताएं। जब उत्पादन के पैमाने का विस्तार किया जाता है तो एक सीमा के बाद उस बड़े पैमाने के उत्पादन का प्रबंध इतना अधिक जटिल हो जाता है कि उससे अकुशलता बढ़ती है। दूसरा पॉइंट है निर्णय लेने व लागू करने में विलंब।
प्रबंध की जटिलताएं बढ़ने से निर्णय लेने और उनको लागू करने में विलम्ब होता है, जिससे पैमाने के घटते प्रतिफल का नियम लागू होता है। यह सब शीर्ष प्रबंध पर दबाव पड़ने, उसमें लाल फीताशाही बढ़ने तथा उससे प्रबंध की अमितव्यताएँ प्राप्त होने के कारण होता है। तीसरा है पैमाने की अमितव्यताएँ। उत्पादन के पैमाने को बढ़ाने से आंतरिक और बाहरी मितव्यताएँ अनिश्चित काल तक प्राप्त नहीं होती है। एक सीमा के बाद ये सभी मितव्यताएँ अनियमितताओं में बदल जाती है, जिससे पैमाने के घटते प्रतिफल का नियम क्रियाशील होता है। चौथा पॉइंट है श्रम समस्याएं। उत्पादन का पैमाना बढ़ाने पर श्रमिकों की संख्या भी बढ़ती जाती है तथा एक सीमा के बाद श्रमिकों का प्रबंध करना कठिन होता जाता है, क्योंकि प्रतिदिन नई नई श्रम समस्याएं उत्पन्न होती है। पांचवा पॉइंट है साहसी का स्थिर रहना। उत्पादन के पैमानों को बढ़ाने में उत्पादन के सभी साधनों को परिवर्तनशील एवं विभाज्य माना जाता है, परंतु व्यवहार में एक साधन साहस इसमें स्थिर एवं अविभाज्य होता है तथा इसके कारण भी पैमाने का घटता प्रतिफल लागू होता है। और लास्ट पॉइंट है हमारा अन्य कारक, अदर फैक्टर्स। उपरोक्त के अतिरिक्त दुर्लभ साधनों का अत्यधिक विदोहन आदि ऐसे कारण हैं जो पैमाने के घटते प्रतिफल के लिए जिम्मेदार है। जैसे इस तरह से ही हमारे पैमाने के बढ़ते प्रतिफल के भी लागू होने के कारण होता है। उसमें पहला पॉइंट है हमारा अविभाज्यताएं। तो इसमें यह है कि उत्पत्ति के अनेक साधन अविभाज्य होते हैं। अविभाज्यता का तात्पर्य यह है कि साधन कुछ निश्चित आकार में उपलब्ध होते हैं तथा उन्हें टुकड़ों में बांटा नहीं जा सकता। मशीन, प्रबंधक, विपणन, वित्त और अनुसंधान में अविभाज्यता का तत्व विद्वान होता है। उत्पत्ति का पैमाना बढ़ाने से अविभाज्य साधनों का अधिक उपयोग होने लगता है, जिससे परिणाम स्वरूप उत्पादन कुशलता बढ़ती है और जिस अनुपात में साधनों में वृद्धि की जाती है उससे अधिक अनुपात में उत्पादन में वृद्धि होती है। दूसरा पॉइंट है आकार की कुशलता। प्रोफेसर बोमाल ने पैमाने के बढ़ते प्रतिफल का कारण बड़े आकार के कारण प्राप्त कुशलता को बताया है। उदाहरण के लिए एक तेल पाइप का घेरा दुगना कर दिया जाए तो उससे पहले की तुलना में दुगने से बहुत अधिक तेल निकाला जा सकता है। इसी तरह एक घन फुट लकड़ी के बक्से को बढ़ाकर 3 घन फुट लकड़ी के बक्से में परिवर्तित करने पर छोटे बक्से की तुलना में 3 गुनी लकड़ी लगती है, परंतु बड़े बक्से की क्षमता 27 गुना बढ़ जाती है। यह आकार की कुशलता है जो उत्पत्ति का पैमाना बढ़ाकर प्राप्त की जा सकती है। अतः यह कहा जा सकता है कि पूंजी संपत्तियों में एक सीमा तक जिस अनुपात में विनियोग में वृद्धि की जाती है उससे अधिक अनुपात में उत्पादन कुशलता बढ़ती है। तीसरा पॉइंट है विशिष्टीकरण के लाभ। उत्पादन का पैमाना बढ़ाकर उत्पादन कार्य में विशिष्टीकरण को अपनाया जा सकता है। विशिष्ट कार्य के लिए विशिष्ट प्रक्रिया को अपनाया जा सकता है। श्रम विभाजन द्वारा श्रमिक को उसकी योग्यता के अनुसार काम दिया जा सकता है। इससे साधनों की कुशलता बढ़ती है। चौथा पॉइंट है आंतरिक और बाहरी बचतें। उत्पादन का पैमाना बढ़ाने पर अनेक आंतरिक और बाहरी बचतें प्राप्त होती है। इन बचतों के कारण प्रति इकाई उत्पादन लागत घट जाती है। आंतरिक बचत वे बचत होती है जो किसी फर्म को उसकी आंतरिक कुशलता तथा प्रबंध की श्रेष्ठता के कारण प्राप्त होती है। आंतरिक बचतें 5 तरह की होती हैं। बाहरी बचत ये वे बचतें हैं जो एक उद्योग में लगी सभी फर्मों को समान रूप से प्राप्त होती है। इनका संबंध फर्म के आंतरिक प्रबंध से न होकर एक ही स्थान पर अनेक औद्योगिक इकाइयों की स्थापना से होता है। इनमें केंद्रीकरण के लाभ मुख्य रूप से सम्मिलित होते हैं। तो ये दो अलग अलग पैमाने के घटते प्रतिफल और पैमाने के बढ़ते प्रतिफल के लागू होने के कारण हमने डिस्कस किए। और लास्ट में हमारा आता है पैमाने के बदलते हुए प्रतिफल। 3 मेन है, बढ़ते प्रतिफल, स्थिर प्रतिफल और घटते प्रतिफल। और तीनों प्रवृत्तियाँ एक दूसरे से पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं है। व्यवहार में देखा जाता है कि जब एक फर्म अपने उत्पादन को बढ़ाती है तो प्रारंभ में पैमाने के वृद्धिमान प्रतिफल प्राप्त होते हैं, जो कि रेखा चित्र में स्पष्ट हो रहा है। ए से डी बिंदु तक देखा जा सकता है। इसके बाद उत्पत्ति का पैमाना बढ़ाने पर कुछ समय के लिए पैमाने के समता प्रतिफल प्राप्त होते हैं, जो डी से एफ तक हमें देखने को मिल रहा है। और समता प्रतिफल के बाद उत्पादन का पैमाना बढ़ाने पर पैमाने के घटते प्रतिफल लागू होता है, जो कि एफ से आई तक है। इस तरह ये तीनों एक दूसरे से संबंधित है। पैमाने के बढ़ते प्रतिफल, पैमाने के स्थिर प्रतिफल और पैमाने के घटते प्रतिफल। तो यहाँ हमारा ये दीर्घकाल में उत्पादन फलन वाला चैप्टर खत्म होता है।